नमस्ते बच्चों। तो पिछले क्लास में हम लोग फॉर्मेशन एंड सॉल्यूशन स्टार्ट किए थे। तो फॉर्मेशन एंड सॉल्यूशन में ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम लास्ट में कर रहे थे, ठीक है ना। तो आज हम लोग करेंगे फॉर्मेशन एंड सॉल्यूशन में ही रेट ऑफ चेंज प्रॉब्लम, ठीक है ना। रेट ऑफ चेंज प्रॉब्लम, ठीक है ना। ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम में चेंज या नॉर्मल का मेन क्वेश्चन होता है एओडी चैप्टर का। और ये रेट ऑफ चेंज प्रॉब्लम रेट मेजर जो पढ़े थे वही एओडी का वो यूज होगा, ठीक है ना। उसको यूज करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है और फिर उसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलो देखो क्वेश्चन लिखते हैं। पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी increases at a rate proportional to population of a city increases at a rate proportional to number of inhabitants present at any time t, ठीक है ना। सही ना। किसी शहर का जनसंख्या जो बढ़ता है वो किसके प्रोपोर्शनल है, तो किसी टाइम पे जब इसको देखते हैं बढ़ने किस रेट से बढ़ रहा है, तो उस टाइम में जो रहने वाले लोग हैं, इनहेबिटेंट्स मतलब जो रहने वाले लोग हैं, उसके प्रोपोर्शनली बढ़ रहा है, ठीक है ना। आगे लिखते हैं इफ पॉपुलेशन डबल्स इन 10 ईयर then find time required for population to tripled, ठीक है ना। अगर 10 साल में पॉपुलेशन डबल हो जाता है तो ये बताना है कि कितने टाइम के बाद ट्रिपल हो जाएगा, ठीक है ना। समझ गए। मतलब इनिशियल से t इक्वल टू 0 से 10 साल में अगर डबल होता है तो t इक्वल टू 0 से कितने साल में ट्रिपल हो जाएगा ये बताना है, ठीक है ना। तो ये रेट ऑफ चेंज प्रॉब्लम जो है इसमें क्या होता है कि कोई क्वांटिटी होता है जो चेंज हो रहा है, ठीक है ना। समझ गए बात। टाइम के साथ वो क्वांटिटी चेंज हो रहा होता है, ठीक है ना। इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम रहेगा और जो क्वांटिटी चेंज हो रहा है उसको क्वेश्चन से निकालना है क्या चेंज हो रहा है और चेंज किस तरह से हो रहा है ये भी क्वेश्चन में दिया होता है, ठीक है ना। समझ गए बात। और उसी को यूज करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, ठीक है ना। समझ गए बात। तो पहले जो क्वांटिटी चेंज हो रहा है उसको एज्यूम कर लेना है किसी टाइम टी पे, ठीक है ना। और जो इनिशियल कंडीशन है वो लगा देना है, ठीक है ना। और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, फिर जो निकालना है निकाल लेना है, ठीक है ना। जैसे इस क्वेश्चन में पॉपुलेशन चेंज हो रहा है नहीं, तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं लेट पॉपुलेशन एट एनी टाइम t इज इक्वल टू p, कैपिटल P, ठीक है ना। t इक्वल टू 0 पे p इक्वल टू मान लेते हैं p नॉट है, ठीक है ना, इनिशियली, ठीक है ना। तो कहा गया कि t इक्वल टू 10 ईयर्स में p इक्वल टू 2p नॉट हो जाता है, नहीं सही ना। 10 साल में डबल हो जाता है, ठीक है ना। ये सब कंडीशन लिख लेना है। और हमको निकालना है जब p इक्वल टू 3p नॉट हो गया तो t इक्वल टू कितना हो गया, ठीक है ना। सही ना। तो पहले जो क्वांटिटी चेंज हो रहा है उसको किसी टाइम t पे जूम कर लेना है, इनिशियल कंडीशन लगा देना है, ठीक है ना, जो कंडीशन क्वेश्चन में दिया हुआ है। और उसके बाद देखना है कि ये जो पॉपुलेशन है ये किस तरह से चेंज हो रहा है, उसी को यूज करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है।
तो जैसे कहा गया है कि पॉपुलेशन जो इंक्रीज कर रहा है वो प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ जितने रहने वाले लोग हैं उस टाइम पे, ठीक है ना। तो टाइम टी पे पी है रहने वाले लोग, तो डी पी बाई डी टी जो है ये प्रोपोर्शनल टू पी है, ठीक है ना। इसका मतलब ये होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन मतलब रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू पी, नहीं जितने रहने वाले लोग हैं, ठीक है ना। तो प्रोपोर्शनैलिटी जब हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, तो डी पी बाई डी टी इक्वल टू के पी हो जाएगा, नहीं समझ गए। तो जब टाइम तो हमेशा बढ़ता रहता है, नहीं टाइम कभी घटता नहीं है, ठीक है ना। तो टाइम बढ़ता रहता है, उसके साथ पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, नहीं। तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम लोग प्लस साइन के साथ लिखते हैं, और टाइम के साथ अगर क्वांटिटी घट रहा हो नहीं तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट माइनस साइन के साथ लिखते हैं, ठीक है ना। समझ गए। वैसे लिख सकते हैं किसी को भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हो सकता है तब टी निगेटिव आ जाए, ठीक है ना। तो टी निगेटिव नहीं होता, टी हमेशा बढ़ता रहता है, ठीक है ना। चलो, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, नहीं। तो यहाँ आके ये अपने आप समझ लेना कि डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, नहीं। तो फॉर्मेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, नहीं। तो इसमें एओडी मतलब यूज हुआ, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करना है, तो वेरिएबल सेपरेबल है, ठीक है ना। डी पी बाई पी इक्वल टू के डी टी, सही ना। तो इसका मतलब ये हो गया log p इक्वल टू के टी प्लस सी, नहीं। तो p इक्वल टू ई का पावर के टी प्लस सी, ठीक है ना। ई का पावर सी एक नया कांस्टेंट है, तो उसको लिखते हैं इस तरह से, सी ई का पावर के टी लिख सकते हैं, कैपिटल सी, ठीक है ना। तो पॉपुलेशन टाइम का इक्वेशन आ गया, ठीक है ना। अब हम लोग को इसमें सी और के निकालना है, तो दो कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो t इक्वल टू 0 पर p इक्वल टू पी नॉट है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा पी नॉट इक्वल टू सी ई का पावर 0, तो 1 हो गया, नहीं। तो c इक्वल टू पी नॉट हो गया, ठीक है ना। तो p इक्वल टू पी नॉट सी ई का पावर के टी आ गया, नहीं। अब t इक्वल टू 10 ईयर्स में p इक्वल टू 2 पी नॉट हो गया, ठीक है ना। तो 2 पी नॉट इक्वल टू पी नॉट ई का पावर 10 टी, नहीं। पी नॉट कैंसिल, लॉग ले लेते हैं इसमें, तो log 2 इक्वल टू 10 टी, नहीं 10 के, टी 10 है, नहीं 10 ईयर्स है, टी का वैल्यू 10 है, तो के बच जाएगा 10 के, तो के का वैल्यू आ गया log 2 बाई 10, ठीक है ना। तो अब पॉपुलेशन वाला जो इक्वेशन है ये हो जाएगा पी नॉट इक्वल पी इक्वल टू पी नॉट सी इक्वल टू पी नॉट आ गया है, ई का पावर log 2 का पावर 1/10, नहीं 1/10 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ई और log कैंसिल हो जाएगा, तो पी नॉट 2 का पावर 1/10। अब हमको निकालना है कि t/10 एक्चुअली, क्योंकि ये तो k आया, नहीं। तो k का वैल्यू हम पुट करेंगे, नहीं। तो k का वैल्यू log 2/10 इंटू टी, नहीं। तो t/10 पावर में आ जाएगा, नहीं t/10, समझ गया। तो ये p आ गया। अब p और टाइम का इक्वेशन आ गया, नहीं c और k दोनों निकल गया। अब हमको निकालना है जब 3 पी नॉट पॉपुलेशन हो जाएगा तो टाइम निकालना है। तो ये 3 पी नॉट कर देते हैं इक्वल टू पी नॉट 2 का पावर t/10 कैंसिल हो गया, 2 बेस का लॉग लेते हैं, तो log बेस 2 3 इक्वल टू t/10, तो t इक्वल टू 10 log 2 3, ठीक है ना। तो ये आ गया t, क्लियर बात। तो इस तरह से हम लोगों का टाइम निकल गया, नहीं। तो इसमें क्या है कि देखो इसमें दो कांस्टेंट है, एक तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, नहीं एक है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है ना, के और सी। तो इसलिए दो कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है ना। दोनों से दोनों निकाल लेना है, तीसरे से फिर जो कहा जाएगा वो निकाल लेना है। तो पॉपुलेशन टाइम का इक्वेशन ये आ गया हमारा, ठीक है ना। अब कोई भी टाइम दे दे पॉपुलेशन निकल जाएगा, ठीक है ना।
चलो इसको हम लोग ऐसे भी करते हैं कि इतना यहाँ के बाद जब इंटीग्रेट कर लिए तो इसको हम लोग ऐसे भी करते हैं। चलो तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, ठीक है ना, वेरिएबल सेपरेबल। अब एक बार इसको इंटीग्रेट करते हैं, डी पी बाई पी और इक्वल टू के डी टी, और इसको लगाते हैं पी नॉट से टू पी नॉट, नहीं पी नॉट से टू पी नॉट, तो टाइम कितना लगा 0 से 10, ठीक है ना, 0 से 10, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा लॉग पी, पी नॉट से टू पी नॉट, और ये हो जाएगा 10 के, नहीं सही ना। तो इसको जब इसे पुट करेंगे तो लॉग 2 पी नॉट माइनस लॉग पी नॉट इक्वल टू 10 के, तो पी नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो के का वैल्यू आ जाएगा लॉग 2/10, ठीक है ना, जैसा अभी आया था, ठीक है। तो एक ही बार में आ गया ये। अब हम लोग को निकालना है टाइम, नहीं जब 3 पी नॉट हो जाए, ठीक है ना, तो पी नॉट से स्टार्ट करना है, पी नॉट से 3 पी नॉट, डी पी बाई पी इक्वल टू के डी टी, और ये 0 से टी, नहीं सही ना। समझ गए आप, टाइम निकालना है हमको, और कब निकालना है, जब पॉपुलेशन ट्रिपल हो जाए, ठीक है ना, इनिशियल से निकालना है। इसको 2 पी नॉट से 3 पी नॉट नहीं करेंगे, ठीक है ना, तब यहाँ से टाइम निकल के आएगा, फिर उसमें 10 ऐड करेंगे तब 0 से आएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया लॉग पी नॉट से 3 पी नॉट इक्वल टू के टाइम्स टी माइनस 0, ठीक है ना। तो के इक्वल टू आ जाएगा लॉग 3 बाई टी निकालना है, ठीक है ना, के निकल चुका है। तो ये हो गया log 3 पी नॉट माइनस log पी नॉट, तो log 3 आ जाएगा, और k का वैल्यू log 2/10 इंटू टी, तो t इक्वल टू 10 log 2/log 3, सही ना, और log 3/log 2, तो इसको लिख सकते हैं 10 log बेस 2 3, ठीक है ना। देखिए बात पीछे भी यही निकाले थे। तो इस तरह से लिमिट निकाल के लगा के भी कर सकते हैं। इसे क्या हुआ कि पॉपुलेशन टाइम का हमको इक्वेशन नहीं मिला, तो वो इक्वेशन निकालना है तो सीधा जैसे निकाले थे वैसे निकाल लेंगे पीछे, ठीक है ना। तो वो निकालना इस क्वेश्चन हमारे में नहीं था, हमको टाइम निकालना था जब पॉपुलेशन तिगुना हो जाए, और टाइम कहाँ से काउंट करना है, 0 से, 0 से तिगुना होने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो ये पॉपुलेशन प्रॉब्लम है, नहीं तो रेट ऑफ चेंज प्रॉब्लम, मतलब टाइम के साथ कोई क्वांटिटी चेंज हो रहा होता है इसमें। तो पहले क्वेश्चन में उसको आइडेंटिफाई करना है, और फिर उसमें जो इनिशियल कंडीशंस दिए हुए हैं वो लगा देना है, तो जो निकालना है उसको भी लिख लेना है, और फिर देखना है कि जो क्वांटिटी चेंज हो रहा है वो किस रेट से चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो कभी प्रोपोर्शनल कहा जाएगा, कभी इक्वल कहा जाएगा, ठीक है ना। तो जब इसमें प्रोपोर्शनल कहा गया तो 2 कांस्टेंट आया के और सी, नहीं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। लेकिन जब इक्वल कहा जाएगा तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नहीं आएगा उस केस में, ठीक है ना। समझ गए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह है कूलिंग प्रॉब्लम। कूलिंग प्रॉब्लम मतलब कोई सब्सटेंस जो कूल होता है, ठीक है ना, सही ना। तो क्वेश्चन लिखते हैं, टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी decreases in open air at a rate proportional to
the difference between temperature of body and surrounding, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ बॉडी डिक्रीजेज इन ओपन एयर, ठीक है ना। कोई हॉट बॉडी ओपन एयर रखा हुआ है तो उसका टेम्परेचर डाउन होगा, तो वो किस रेट से होता है, तो प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग, ठीक है ना। इफ बॉडी कूल्स फ्रॉम 200 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड in 2 hours, then find time required for body to cool to 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक आने में शुरू से नहीं, जीरो टाइम से, ठीक है। जब 200 डिग्री सेंटीग्रेड है वहां से 50 डिग्री आने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, पर इसको आइडेंटिफाई करना है, तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है बॉडी का, ठीक है ना। तो उसको किसी टाइम टी पे एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना। लेट टेम्परेचर ऑफ बॉडी एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू टाइम टी स्मॉल टी, टाइम वाला स्मॉल टी है, इज इक्वल टू कैपिटल टी। टेम्परेचर कैपिटल टी है, ठीक है ना। टाइम को हम लोग स्मॉल टी माने हैं, टेम्परेचर को कैपिटल टी, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि टी इक्वल टू 0 पर कैपिटल टी जो टी नॉट है, ठीक है ना, 200 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है ना। 200 डिग्री सेंटीग्रेड इस पर, ठीक है। और टी इक्वल टू 2 आवर में टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। और इफ टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो टाइम कितना आएगा ये बताना है, ठीक है ना। सही है, ये कंडीशन लिख लिए। अब देखना है कि टेम्परेचर चेंज कैसे हो रहा है, ठीक है ना। तो इस बार टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, नहीं तो टाइम के साथ टेम्परेचर घट रहा है, मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है, नहीं ये डिक्रीजिंग फंक्शन। पिछली बार पॉपुलेशन बढ़ रहा था, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है ना। तो इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ठीक है ना। इसमें एक बात और लिख लेते हैं, assume that temperature of surrounding remains fixed at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, ये बात एज्यूम कर लेना है, 25 डिग्री पे फिक्स है, ठीक है ना। यहाँ पर टी एस जो है वो सराउंडिंग टेम्परेचर है, ये फिक्स है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। तो फिर से कहा गया कि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो डिक्रीज कर रहा है प्रोपोर्शनल टू दिस, नहीं टेम्परेचर ऑफ बॉडी किसी टाइम टी पे मान लिया कैपिटल टी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग टी एस, वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है ना। तो प्रोपोर्शनैलिटी को इस बार जो हटाएंगे तो ऐसे लिखेंगे डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स टी माइनस टी एस, सही ना। इस बार माइनस के लिखे, माइनस के लिखे क्यों, क्योंकि इस बार टाइम के साथ टेम्परेचर घट रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है ना। पिछली बार टाइम के साथ पॉपुलेशन बढ़ रहा था तो प्लस के लिखे थे, ठीक है ना। तो ये अब डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, सही ना।
तो इसको सॉल्व करते हैं वेरिएबल से बोले नहीं, तो यहाँ आके क्लियर हो जाए डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉल्व करना इजी है इसको अगर समझ गए डिफरेंशियल इक्वेशन है तो माइनस के डी टी, सही ना। अब इसको इंटीग्रेट करना है डी टी बाई ए टी माइनस 25, ठीक है ना, टी एस दिया हुआ 25, ठीक है ना। चलो तो कहा गया टेम्परेचर जो है माइनस के डी टी, टेम्परेचर 200 डिग्री से 100 डिग्री पहुंच जाता है जब टाइम 0 से 2 आवर होता है, ठीक है ना। तो इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग टी माइनस 25 इक्वल टू माइनस के टाइम्स 2 माइनस 0, ठीक है ना। तो इसे इसमें भी लिमिट लगेंगे 200 से 100, तो ये हो जाएगा लॉग 75 माइनस 175, ठीक है ना। तो 75 अपॉन 175 हो जाएगा, ठीक है ना। लॉग एम माइनस लॉग एन इक्वल लॉग एम एन माइनस 2k 25, ठीक है ना। तो k का वैल्यू आ गया, इसको डिवाइड करेंगे नहीं, तो 1/2 टाइम्स लॉग ऑफ 7/3 हो जाएगा नहीं, ये माइनस जब इसमें लगाएंगे तो लॉग 7 रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है ना। तो k आ गया, सही ना। तो अब k को इधर पुट कर देते हैं, फिर से इंटीग्रेट करते हैं डी टी बाई टी माइनस 25 इक्वल टू माइनस के टाइम्स डी टी, ठीक है ना। माइनस के का वैल्यू पुट कर दिए और डी टी। अब कहा गया कि t इक्वल टू 0 से कितना टाइम लगेगा, नहीं जब टेम्परेचर 200 से 50 हो जाएगा, सही ना। तो फिर से हो गया लॉग t माइनस 25, लिमिट लगा देंगे 200 से 50 इज इक्वल टू माइनस, ये हो गया माइनस 1/2 लॉग 7/3 और t माइनस 0 नहीं, तो इसे t आ जाएगा। तो ये हो गया लॉग 50 माइनस 25 अपॉन 175, तो लॉग 25 अपॉन 175 इज इक्वल टू माइनस 1/2 लॉग 7/3 t 7, ठीक है ना। सही ना। इसको भी log 7 करेंगे तो माइनस और प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो t इक्वल टू हो जाएगा 2 log 7 अपॉन log 7/3। तो इतने टाइम बाद टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड का आ जाएगा, 0 से नहीं, जब 200 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड आने में कितना टाइम लगेगा, सही है। आगे समझ में। तो ये कूलिंग प्रॉब्लम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग होता है, ठीक है ना, कि कोई बॉडी ओपन एयर में जो टेम्परेचर चेंज होता है वो प्रोपोर्शनल होता है डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग, ठीक है ना। ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन होता है डाइल्यूशन प्रॉब्लम। डाइल्यूशन प्रॉब्लम क्वेश्चन लिखते हैं। A tank containing 100 gallons of brine brine मतलब NaCl plus water, ठीक है ना। brine whose concentration is 100
whose concentration is 2.5 kg of salt पर गैलन, ठीक है ना, ठीक है ना। एक गैलन में 2.5 kg साल्ट होता है, ठीक है ना। ऐसे 100 गैलन्स हैं, ठीक है ना। तो 100 गैलन से मतलब 250 kg साल्ट है इसमें टोटल, नहीं सही ना। दूसरा होगा ब्राइन कंटेनिंग 2 kg salt per gallon runs into the tank, ठीक है ना, ठीक है ना, runs into the tank at a rate 5 gallon per minute, ठीक है ना। अब दूसरा ब्राइन सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन है 2 kg साल्ट पर गैलन, वो 5 गैलन पर मिनट के दर से टैंक के अंदर आ रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना। ब्रैकेट में मिक्सचर इज केप्ट यूनिफॉर्म, बाय स्टेरिंग, ठीक है ना, यूनिफॉर्म बाय स्टेरिंग, ठीक है ना, मतलब उसको मिला के यूनिफॉर्म कर दिया जा रहा है, ठीक है ना। यूनिफॉर्म मिक्सचर runs out of the tank at a rate 5 gallon per minute, ठीक है ना, ठीक है। पहले एक टैंक में 100 गैलन है और 5 गैलन के दर से उसमें आ रहा है और 5 गैलन के दर से निकल भी रहा है, ठीक है ना, नहीं। लेकिन जो आ रहा है उसका कंसंट्रेशन 2 kg साल्ट पर गैलन है, वो मिल रहा है 2.5 kg साल्ट पर गैलन से, तो उसका कंसंट्रेशन दोनों के बीच में कुछ होगा, ठीक है ना। और वो मिक्सचर निकल रहा है 5 गैलन पर मिनट की दर से, ठीक है ना, सही ना। दूसरा होगा फाइंड amount of salt after 30 minutes, 30 मिनट के एंड पे कितना साल्ट उसमें बचेगा, ठीक है ना। समझ रहे बात, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक टैंक है जिसमें 100 गैलन्स ऑफ ब्राइन है, ब्राइन का मतलब होता है NaCl सॉल्यूशन, NaCl सॉल्यूशन मतलब NaCl प्लस वाटर, ठीक है ना, और उसका कंसंट्रेशन अलग अलग हो सकता है। तो उसमें है 2.5 kg ऑफ साल्ट पर गैलन, एक गैलन में 2.5 kg साल्ट है, ठीक है ना। अब उसमें और ब्राइन सॉल्यूशन आ रहा है, ब्राइन आ रहा है, ठीक है ना, ब्राइन मतलब होता है NaCl सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ब्राइन जब कहते हैं हम लोग तो सॉल्यूशन उसमें है ही, तो उसमें और ब्राइन आ रहा है 5 गैलन पर मिनट के दर से, जिसका कंसंट्रेशन 2 kg साल्ट पर गैलन है, ठीक है ना, सही ना। और दोनों मिक्सचर को यूनिफॉर्म बना दिया गया, मिला के, तो कंसंट्रेशन दोनों के बीच में कुछ होगा नहीं, सही ना। 2 से ज़्यादा होगा, 2.5 से कम होगा, ठीक है ना। जो मिलाने के बाद उस टैंक का जो कंसंट्रेशन होगा, और वो निकल रहा है टैंक से बाहर 5 गैलन पर मिनट के दर से, ठीक है ना, सही ना। तो 30 मिनट के बाद उसमें साल्ट का अमाउंट बताना, कितना kg साल्ट बचेगा, ठीक है ना, सही ना। तो इसमें चेंज हो रहा है, जो निकालना है हमको साल्ट का मास, ठीक है ना, सही ना। तो लेट
amount of salt at any time t is equal to m कर देते हैं, ठीक है, m मतलब मास, ठीक है ना, m kg है, ठीक है ना। तो t इक्वल टू 0 पे साल्ट कितना है, t इक्वल टू 0 पे पूरा साल्ट मतलब जब स्टार्ट हुआ है तो साल्ट कितना है, तो 2.5 kg एक गैलन में है, तो 100 गैलन में कितना होगा 250 kg, ठीक है ना। m इक्वल टू 2.5 इंटू 100 तो 250 kg, ठीक है ना, सही ना। और टाइम t पे साल्ट m kg नहीं, तो कंसंट्रेशन क्या है, ठीक है ना, कंसंट्रेशन क्या है, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन of brine at time t is equal to m kg साल्ट है 100 गैलन में नहीं, क्योंकि 2 गैलन आ रहा है 2 निकल रहा है, तो 100 गैलन उसमें भरा हुआ है, उसमें m kg साल्ट है, तो एक गैलन में कितना kg साल्ट, ठीक है ना, 100 गैलन में m kg, तो एक गैलन में m/100 kg, ठीक है ना, पर गैलन, ठीक है ना। सही ना। चलो अब इसमें चेंज, अब जो मास चेंज हो रहा है वो कैसे हो रहा है ये देखते हैं। तो dm/dt जो है जो चेंज हो रहा है वो क्या है, तो कुछ आ रहा है कुछ जा रहा है नहीं, सही ना। तो कितना आ रहा है, तो साल्ट जो आ रहा है वो 2 kg साल्ट पर गैलन है और 5 गैलन के दर से आ रहा है, मतलब पर मिनट जो आ रहा है 10 kg साल्ट आ रहा है नहीं, सही है, 10 आ रहा है, और जा कितना रहा है, तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ये है नहीं, मतलब एक गैलन में इतना kg है और 5 गैलन के दर से निकल रहा है, ठीक है ना, तो m/100 इंटू 20 के दर से निकल रहा है, ठीक है ना, सही ना। तो ये चेंज ऑफ मास जो है एट एनी टाइम टी नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास जो इसके इक्वल है, ठीक है ना। 10 आ रहा है इतना जा रहा है, तो चेंज यही हो गया, ठीक है ना, नहीं चेंज मतलब क्या, पर 100 तो बना हुआ है लेकिन मास चेंज हो रहा है, वॉल्यूम 100 बना हुआ है लेकिन मास चेंज हो रहा है, तो मास चेंज मतलब क्या, जितना आ रहा है जितना जा रहा है उसे माइनस कर देंगे तो मास चेंज आ गया, ठीक है ना। और 5 यहाँ पर 5 गैलन है, ठीक है ना, समझ गया। तो आने वाला जो साल्ट है वो तो फिक्स कंसंट्रेशन का है, 2 kg साल्ट पर गैलन है और 5 गैलन 10 kg साल्ट पर मिनट आ रहा है नहीं, और जा कितना रहा है, तो जाने वाला का कंसंट्रेशन ये है, जाने वाले कंसंट्रेशन पर गैलन, और 5 गैलन की 10 जा रहा है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया नहीं। तो ये हो गया dm/dt इज इक्वल टू 10 माइनस m/20 नहीं, तो इसको हम लोग 200 माइनस m/20 भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो अब डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व करना है, तो dm/200 माइनस m इक्वल टू 1/20 dt नहीं। अब t इक्वल टू 0 पे ये 250 kg है नहीं, t इक्वल टू 0 250 kg है, और t इक्वल टू 30 मिनट पे ये निकालना है m, ठीक है ना, यही है, ठीक है ना। चलो इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका होगा माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ 200 माइनस m नहीं, और 250 से n तक, और ये 1/20 t और 0 से 30 तक, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर 1/x का log mod x होता है नहीं। अच्छा m का वैल्यू जो होगा वो 200 से बड़ा ही होगा नहीं, क्योंकि
इनिशियली 250 केजी है, और जब पूरे टैंक का कंसंट्रेशन 2 केजी साल्ट पर गैलन हो जाएगा तब 200 होगा, नहीं सही ना। तो m जो होगा 250 और 200 के बीच में होगा, नहीं तो ये निगेटिव आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए m माइनस 200 इसको लिखेंगे, ठीक है ना, समझ गया। तो ये मॉड घटा देंगे, m माइनस 200 लिखेंगे इसको, और ये हो गया आपका 30/20 3/2, और ये उधर चला गया। तो log m माइनस 200, और इसमें लिमिट लगाएंगे 250 से m तक, और माइनस ये माइनस उधर चला गया 3/2, ठीक है ना। तो जब m रखेंगे नहीं आएगा, 250 रखेंगे 50 आएगा। तो log m माइनस 200/50 इक्वल टू माइनस 3/2। तो m माइनस 200/50 इक्वल टू e पावर माइनस 3/2। तो m इक्वल टू 200 और प्लस रहेगा e पावर माइनस 3/2, ठीक है ना, सही ना। तो ये बात हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर 0 से t में इंटीग्रेट किए होते तो 1/20 t होता, माइनस 1/20 t। तो t जब 0 होता तो 200 होता, नहीं, और 50 टाइम्स ये 50 टाइम्स, ठीक है ना। तो t जब 0 होता तो 250 होता, t इनफाइनाइट होता तब 200 होता, नहीं। तो इनफाइनाइट टाइम के बाद इसका कंसंट्रेशन ये वाला मिल जाएगा, तो तब 200 kg साल्ट रहेगा पूरे टैंक में, ठीक है ना। इनिशियली जो होगा 250 kg है, नहीं तो t इक्वल टू 0 रखने से 250 आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर t आएगा, नहीं, अगर 0 से t तक इंटीग्रेट किए होते तो t इक्वल टू 0 रखते तो 250 आ जाता, नहीं, सही ना। तो ये सही ना। तो यहाँ जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए हैं, नहीं, तो इसमें क्या है कि मास जो है वो टाइम के साथ कम हो रहा है, नहीं, क्लियर है, नहीं? क्योंकि कम हो रहा है, क्लियर है, क्योंकि 2.5 kg पहले है उससे कम ही होगा, क्योंकि कम कंसंट्रेशन का मिला रहा है उसमें। तो टाइम के साथ मास का डिक्रीजिंग है, तो ये निगेटिव आना चाहिए, नहीं, सही ना, ये निगेटिव आना चाहिए। तो हमारा m कंसंट्रेशन वाला जो है, नहीं, वो 2 से तो बड़ा ही होगा, नहीं, तो पहले आने वाला माइनस जाने वाला दिए हैं, तो ये निगेटिव आएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ऐसा लिखिए कि निगेटिव आ जाएगी, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो ये डाइल्यूशन प्रॉब्लम है, मतलब कुल बात एक ही जैसा है कि पहले तो उस क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करना है जो चेंज हो रहा है, उसको किसी टाइम टी पे जूम कर लेना है, इनिशियल कंडीशन लगा देना है, क्या क्या दिया हुआ है, क्या निकाल रहा है, ये लिख लेना है, और फिर अब देखना है कि वो क्वांटिटी कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है ना। उसी को यूज करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, फिर सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है ना। वर्ड प्रॉब्लम लिखा हुआ है कि लेट आई बी द परचेज वैल्यू ऑफ एन इक्विपमेंट, ठीक है ना। परचेज मतलब कोई इक्विपमेंट है जिसका परचेज वैल्यू आई है, मतलब टाइम t इक्वल टू 0 पे, ठीक है ना, उसका वैल्यू कैपिटल आई है, ठीक है ना। एंड वी टी मतलब कहा गया है द वैल्यू आफ्टर इट हैज बीन यूज्ड फॉर t ईयर्स, नहीं, मतलब किसी टाइम t पे वैल्यू उस इक्विपमेंट का वी टी रह गया है, ठीक है ना। द वैल्यू वी टी डिप्रिशिएट्स, नहीं, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा इक्विपमेंट को यूज़ करेंगे तो उसका वैल्यू कम होता जाएगा, नहीं। तो वी टी जो है वो डिप्रिशिएट कर रहा है, घट रहा है वैल्यू एट ए रेट गिवन बाय दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया है, ठीक है ना, कि वी जो है वी टी वैल्यू वो किस हिसाब से कम हो रहा है, ठीक है ना, नहीं। इसमें ये के पॉजिटिव है, कांस्टेंट कहा गया, पॉजिटिव कांस्टेंट है, और कैपिटल टी जो है वो टोटल लाइफ है इक्विपमेंट का, ठीक है ना। नहीं, जब भी कोई इक्विपमेंट खरीदते हैं तो उसका लिखा रहता है कि इस पर 20 साल के लिए है, 10 साल के लिए है, तो उसका लाइफ टाइम है, ठीक है ना, सही ना। कैपिटल टी और स्मॉल टाइम है, ठीक है ना, एनी टाइम टी। देन फाइंड स्क्रैप वैल्यू भी कैपिटल टी। स्क्रैप वैल्यू होता है कि जब मान लो किसी इक्विपमेंट का लाइफ टाइम मान लो 20 साल है, तो 20 साल के बाद ऐसा नहीं होता है कि उसका वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक है ना।
तो 20 साल के बाद उसमें वैल्यू बचता है तो उसको कहते हैं स्क्रैप वैल्यू, ठीक है ना, सही ना। जब लाइफ टाइम खत्म हो जाए मतलब कैपिटल टी टाइम जब यूज़ कर लेंगे तो उसके बाद जो उसमें वैल्यू बचेगा वो स्क्रैप वैल्यू है। तो स्क्रैप वैल्यू बताना मतलब टाइम टी पे वी टी बताना है, करने वाला ये है कैपिटल टी पे नहीं। तो इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें दिया हुआ है कि एट टी इक्वल टू 0 वी टी इक्वल टू आई, नहीं सही ना। और जब टी टी हो जाएगा तो वी टी इक्वल टू 1 ये निकालना है, ठीक है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे डी वी टी इक्वल टू माइनस के टी माइनस टी डी टी है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन सीधा वेरिएबल से प्रॉब्लम है। तो ये हो गया वी टी नहीं, इसमें लिमिट लगाते हैं 0 से t और इधर i से ठीक है, सॉरी इधर टाइम है 0 से t, इधर वैल्यू है तो i से vt, ठीक है। तो i से vt और माइनस के इसको इंटीग्रेट करेंगे, t के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो t माइनस टी का स्क्वायर बाई 2 और माइनस एक 12 प्लस हो जाएगा नहीं, और 0 से t। चलो तो इसको जब यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा वी टी माइनस आई इक्वल टू के टाइम्स टी, जब पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस 0 पुट करेंगे तो टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा नहीं, 0 टी का वैल्यू पुट करेंगे तो टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो वी टी इज इक्वल टू आई टाइम्स आई प्लस आई माइनस के टी स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। तो यही वी टी कैपिटल टी टाइम के बाद बोलते इसी को वी टी कर दिया गया है, ठीक है ना नहीं। तो आई माइनस के टी स्क्वायर बाई 2 समझ गया। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गया, समझ गए। स्क्रैप वैल्यू का मतलब यहाँ पर समझना है, ये प्रीवियस ईयर मेंस में वो क्वेश्चन है, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी दिया हुआ है नहीं, खाली टर्म सब समझना है, स्क्रैप वैल्यू नहीं, डिप्रिसिएशन, ठीक है ना, तो ये बात है, ठीक है ना। तो स्क्रैप वैल्यू क्या होता है, तो जब किसी इक्विपमेंट को लाइफ टाइम जितना उसका उस पर इंडिकेटेड है कि 20 साल के लिए, 20 साल जब यूज़ कर लेते हैं उसके बाद जो से पैसा मिलता है उसका बाद जो वैल्यू है उसका कहते हैं स्क्रैप वैल्यू, ठीक है ना, समझ गए बात। चलो कुछ और क्वेश्चन करेंगे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन रिलेटेड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट fx is a differentiable function. Function satisfying differentiable function satisfying f dash x is greater than fx for all x belongs to R, ठीक है ना। if f0 is 1, f0 is 1, ठीक है। if f0 is 1 क्या प्रश्न देते हैं, then ऑप्शन है A, fx is greater than 1 for all x greater than 0, B, fx is less than 1 for all x less than 0, C, fx is greater than 1 for all x less than 0, और D, fx is less than 1 for all x greater than 0, ठीक है। चलो तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऐसा क्वेश्चन एओडी में पैकेज में था, तो उस टाइम में हम लोग डिफरेंशियल क्वेश्चन नहीं पढ़े थे,
लेकिन फिर भी बताए थे कि इसको डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे, सॉल्व करके बता दिए थे। तो ये डिफरेंशियल इनिक्विटी है, नहीं सही ना, ये डिफरेंशियल इनिक्विटी है, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन एफ एक्स, ठीक है ना, डिफरेंशियल इनिक्विटी। अभी तक डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे थे हम लोग, ये डिफरेंशियल इनिक्विटी है, सही ना। तो अगर एफ एक्स पॉजिटिव दिया होता तो डिवाइड करते तो वेरिएबल सेपरेबल बन जाता ही, नहीं सही ना, लेकिन वो नहीं दिया है तो हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम लोग इसको ऐसा बना देते हैं, एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, नहीं। तो ये लीनियर जैसा है, नहीं, ये डी वाई बाई डी एक्स है, ये वाई है, नहीं, दोनों पावर वन है, आपस में मल्टीप्लाई नहीं है, तो लीनियर डिफरेंशियल इनिक्विटी है, ठीक है ना, सही है ना। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब निकालेंगे तो आएगा e का पावर माइनस वन डी एक्स, नहीं, तो e का पावर माइनस एक्स, उससे इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं। तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग सीधा इसके बाद सॉल्यूशन लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेटिंग, यहाँ पर वो प्रोसेस रिपीट करेंगे, नहीं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किए थे हम लोग, नहीं, सॉल्व करने के लिए, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो e का पावर माइनस एक्स एफ डैश एक्स माइनस e का पावर माइनस एक्स एफ एक्स, और इधर तो जीरो ही रहेगा। तो चूंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई करे तो नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं। चलो, तो ये है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। चलो, तो जब ऐसा किए तो ये जो बन जाता है, ये बन जाता है डी डी एक्स ऑफ ई का पावर माइनस एक्स एफ डैश एक्स एफ एक्स, नहीं सही ना, ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, नहीं। इसी को डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आता है, नहीं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग जो प्रूव किए थे, नहीं, डिराइव किए थे, तो उसी को अब यहाँ पर लिख रहे हैं। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे ई पावर माइनस एक्स को ये वाला टर्म मिलेगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे ये वाला मिलेगा, नहीं। तो अगर हम लोग इसको पूरे को जी एक्स मान लें तो जी एक्स का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसका मतलब जी एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना, सही ना। तो इसका मतलब ये हुआ जहाँ पर जी एक्स क्या है, ई पावर माइनस एक्स एफ एक्स, ठीक है ना। तो जब x ग्रेटर देन जीरो रखेंगे, अगर x को हम लोग ग्रेटर देन जीरो रखें, सही ना, अगर x को ग्रेटर देन जीरो रखा जाए तो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो g लगने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब जी एक्स इज ग्रेटर देन जी जीरो होगा, नहीं। और जी एक्स मतलब ई का पावर माइनस एक्स एफ एक्स होगा, और ग्रेटर देन जी जीरो मतलब वन हो जाएगा, और ये एफ जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, सही ना। तो वन इंटू एफ जीरो, ठीक है ना। तो एफ एक्स इज ग्रेटर देन ई का पावर एक्स, ठीक है ना, समझ गया। तो ये आ गया, सही है। तो एफ एक्स इज ग्रेटर देन ई का पावर एक्स, और ई का पावर एक्स इज ग्रेटर देन एक्स फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो, नहीं। तो इसका मतलब एफ एक्स इज ग्रेटर देन एक्स फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो, ठीक है ना। तो एक तो ये हो गया, नहीं। वन भी कर सकते, नहीं, एफ एक्स इज ग्रेटर देन ई का पावर एक्स और दिस इज ग्रेटर देन वन फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो, यही बात सही है, ठीक है ना, क्योंकि जीरो से आगे जाएंगे तो वन से तो ये बड़ा ही होगा, ठीक है ना, समझ गया। तो एफ एक्स इज ग्रेटर देन वन, ये वाला सही है। अब एक्स लेस देन जीरो लेते हैं, एक्स लेस देन जीरो लेंगे तो इंक्रीजिंग फंक्शन फिर भी है ये, तो जी एक्स इज लेस देन जी जीरो, तो जी एक्स मतलब ई का पावर माइनस एक्स एफ एक्स इज लेस देन जी जीरो मतलब वन इंटू एफ जीरो वन दिया हुआ है, तो एफ एक्स इज लेस देन ई का पावर एक्स, नहीं। तो ई का पावर एक्स से छोटा है वो, ठीक है ना, जीरो पे ई का पावर एक्स जीरो पे वन होता है, नहीं, ठीक है ना। और जीरो से जब पीछे जाएंगे तो वन से छोटा होगा, नहीं, तो दिस इज लेस देन वन, ठीक है। तो लेस देन वन फॉर ऑल एक्स लेस देन जीरो, ये भी सही होगी, ठीक है।
समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर्मेशन एंड सॉल्यूशन का ही भी है। लेट एफ आर टू आर एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन x is a continuous function satisfying fx equal to 1 plus x square into ब्रैकेट में 1 plus 0 से x f t का स्क्वायर on 1 plus t स्क्वायर dt। सही ना, ये सेटिस्फाई कर रहा है। देन फाइंड एफ ऑफ माइनस टू। सही ना, तो फिर एफ ऑफ माइनस टू निकालना है, ठीक है ना। पहले एफ एक्स निकालना है, फिर एफ ऑफ माइनस टू निकल जाएगा। तो देखो अभी इसको अगर डिफरेंशिएट किया जाती है, इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो न्यूटन लीबनिज़ रूल लगेगा और इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। नहीं, पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको छोड़ देंगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको छोड़ देंगे, तो इंटीग्रेशन बचा हुआ रह जाएगा। नहीं, ठीक है ना। तो हम लोग थोड़ा इसको इधर ले आते हैं, ठीक है ना। एफ एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा कर लेते हैं और इधर 1 प्लस 0 से एक्स एफ टी का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। चलो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है ना। तो इधर डिफरेंशिएट करेंगे डिवीजन रूल, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे वाले को छोड़ देंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स आएगा और माइनस, अब नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आएगा एफ एक्स, ठीक है ना। इक्वल टू इधर 1 का 0 हो जाएगा और ये न्यूटन लीबनिज़ फर्स्ट रूल रहेगा इसमें। नहीं, एफ एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 और माइनस 0, नहीं लोअर लिमिट वाला 0 हो जाएगा। क्लियर बात है। तो नीचे का एक पावर ये कैंसिल हो गया। अब इसको इसमें डिवाइड करते हैं, इसमें भी, तो एफ डैश एक्स माइनस 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स का स्क्वायर। नहीं, तो अगर एफ एक्स को y कह दिया जाए, एफ एक्स इक्वल टू वाई कहते हैं अगर, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर। नहीं, तो डी डी एक्स और y का पावर 1 होता, दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं है तो लीनियर होता, लेकिन y स्क्वायर भी इसमें है, ठीक है ना। तो लीनियर अभी नहीं है, तो रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। नहीं, तो पहली बात यहाँ एक बात ये समझना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, फॉर्मेशन वाला पार्ट हो गया। नहीं, अब इसको सॉल्व करना है, तो रिड्यूसिबल टू लीनियर है। तो इसमें क्या करते हैं कि y का फंक्शन जो इधर है उसे डिवाइड कर देते हैं। नहीं, तो 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 बाई वाई 2x बाई वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नहीं, वाई स्क्वायर जब डिवाइड करेंगे तो एक वाई कैंसिल होकर माइनस 1 बाई वाई बच जाएगा इक्वल टू 1। नहीं, तो माइनस 1 बाई वाई को टी पुट कर लेते हैं, तो 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, तो हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स माइनस, तो प्लस हो जाएगा 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टी। नहीं, माइनस 1 बाई वाई को टी पुट कर लीजिए इक्वल टू 1, तो ये आपका पी एक्स हो गया। नहीं, और ये क्यू एक्स हो गया और डिपेंडेंट वेरिएबल टी हो गया, लीनियर हो गया। नहीं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब इसका निकालेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो दिस इज ई का पावर लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे तो t इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिपेंडेंट वेरिएबल इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नहीं, और उसके बाद राइट साइड में qx मतलब 1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है,
चलो टी का वैल्यू पुट कर देते हैं, -1/y 1 + x² इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो x + x³/3 + c, नहीं तो y इक्वल टू, y को इधर ले आते हैं, इसको इधर नीचे डिवाइड करते हैं, तो -1 + x² बाय x + x³/3 + c, यही fx है आपका, ठीक है ना। अच्छा, जब x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो f0 इक्वल टू 1 आ जाएगा, नहीं इसमें f0 1 है, ठीक है ना, f0 इज इक्वल टू 1 है, ठीक है ना। तो f0 1 है तो c निकाल लेते हैं, तो x इक्वल टू 0 पे y 1 है, तो 1 इक्वल टू -1/c, तो c का वैल्यू -1, नहीं तो fx हो गया कितना, -1 और इस पूरे से माइनस कैंसिल कर देते हैं, तो 1 + x² अपॉन 1 - x - x³/3, ठीक है ना। हमको निकालना है f(-2), नहीं क्वेश्चन हमारा था f(-2) निकालिए, नहीं f(-2) निकालते देखो, तो f(-2) विल बी 5, नहीं 2 × 4 5 हो जाएगा, और ये 1 और ये +2 हो जाएगा और +8/3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 15/17 आ जाएगा, ठीक है ना। fx निकल गया तो कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन फॉर्मेशन एंड सॉल्यूशन का था, लेकिन डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं, ऐसे क्वेश्चन पहले हम लोग किए, लेकिन इसमें डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने से क्या दिक्कत होगा कि ये इंटीग्रेशन बचा हुआ रह जाएगा, नहीं तो दिक्कत बना हुआ रहेगा, इसको इधर ला के तब डिफरेंशिएट किया तो इंटीग्रेशन हट गया, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन लो, फिर सॉल्व करेंगे, आगे समझ में। चलो, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग यहाँ पर ख़त्म करते हैं, आप क्वेश्चन करते रहेंगे, नहीं डिफरेंट इंटीग्रेशन एरिया डिफरेंशियल इक्वेशन में कहीं मिक्स होता है, ठीक है ना। कभी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके जो कर्व आएगा उससे एरिया निकालना होगा, कभी क्वेश्चन इंटीग्रेशन के फॉर्म में होगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, फिर सॉल्व करना होगा, ठीक है ना। तो ये सब बात होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलस पार्ट अब खत्म हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो होता है वेक्टर 3D और प्रोबेबिलिटी 12th में ये बचता है, इसको करेंगे, ठीक है ना।